ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन को मैं कई बातों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इस मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन आदरणीय साथियों, यहाँ हॉल में बैठे हुए मेरे कई दोस्तों, पुराने साथियों, आप सबकी ओर से बधाई मैं इस बात की देना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली शहर को याद दिलाया कि 7 अगस्त भी कोई दिन है, क्योंकि अमूमन लोग भूल जाते हैं कि 7 अगस्त कोई दिन है। मंडल कमीशन के लागू होने की तारीख है और इस बहाने आपने इस देश में हुए एक बहुत बड़े बदलाव को याद दिलाया। इसके लिए बधाई। बधाई इसके लिए भी कि यहाँ सिर्फ दिल्ली से साथी नहीं है, उत्तर के साथ साथ दक्षिण के भी कई विद्यार्थी यहाँ आए हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आपने नॉर्थ और साउथ दोनों को इसके अंदर कंबाइन किया, जो बहुत कम हो पाता है। खासतौर पे बहुजन सम्मेलनों में तो साधनों की वजह से, पैसे की वजह से, तमाम लिमिटेशंस की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है। आपने किया और मंच पर भी अलग अलग राज्यों के साथी आए। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम वेरी ऑनर्ड दैट वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस गमछे के लिए भी बधाई, क्योंकि मेरे को हालांकि एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन होगा कहीं नॉर्थ ईस्ट से, ऐसा मेरा अनुमान है। इस बहाने ही सही, प्रतीक से ही सही हमने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा, इसके लिए बधाई। और बधाई इस बात के लिए कि आपने पिछले सत्र में महिलाओं को मंच पे रखा और महिलाओं की बात सुनी। मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय की परीक्षा यही होती है। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे दबा रहा है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, लड़ूं, संघर्ष करूं, न्याय मांगूं, ये स्वाभाविक है। और अपने फायदे के लिए संघर्ष करने को सामाजिक न्याय कहना भी अमूमन होता है। लेकिन क्या आप केवल अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं या सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं? इसकी परीक्षा कब होती है? जब आपसे निचली पायदान पे कोई खड़ा हो, उसके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, वो परीक्षा होती है कि आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आपने इस मंच पर महिला साथियों की बात रखी, पसमानदा मुस्लिम समाज के सवाल को रखा। ये इस सवाल को और आपकी कन्वेंशन को बेहतर बनाता है, सुंदर बनाता है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाता है और आपकी बात को सामाजिक न्याय की बात बनाता है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है मैं जो बात कह रहा हूँ सब साथियों को समझ आ रही होगी। Is there someone in the hall who does not understand Hindi at all? Are there some friends who may not understand any Hindi? So I assume that everyone does. दोस्तों, आज से 34 बरस पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का नोटिफिकेशन आया। 34 बरस किसी भी नौकरी में पूरा एक पीढ़ी का बरस होता है। मतलब ये पीरियड है जिसके अंदर कोई व्यक्ति जो रिक्रूट होता है वो बाद में रिटायर भी हो जाता है। इसलिए 34 इयर्स के बाद इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि क्या इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन ईमानदारी से लागू हुआ। आज से 10-15 साल पहले जब ये सवाल पूछते थे तो हमें बताया जाता था और सही बताया जाता था कि देखिए अभी तो
पूरा टाइम लागू हुए हुआ नहीं है, अभी से हम कैसे इसको असेस करते हैं। लेकिन आज जब मैं आंकड़े देखता हूं, और एक एक आंकड़ा आपको बताऊंगा नहीं, सब समझदार लोग हैं, वो गूगल आंटी से आप चेक कर सकते हैं, 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा। आप भारत सरकार की ABC कैटेगरी में देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स में देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, टीचर्स में नहीं आप स्टूडेंट्स में भी देख लीजिए, मगर खास तौर पे नौकरियों में मैं कहूंगा, क्योंकि नौकरियों का पूरा एक साइकिल पूरा हो चुका है। इस पूरे साइकिल को आप अब देख लीजिए, एक भी जगह नहीं है जहां की ओबीसी का कोटा पूरा हुआ। यानी कि जो लोग आज नौकरी में हैं, किसी भी पर्टिकुलर आप कैटेगरी में देख लीजिए, कहीं भी आपको एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑक्यूपाई करने वालों में 27% ओबीसी नहीं मिलेंगे। जिसका मतलब है कि जो SC/ST कोटा के साथ हुआ था, वही या उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल ओबीसी कोटा के साथ हुआ है। कल परसों कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे, मैं पक्का जानता नहीं, मैं खुद वेरीफाई नहीं कर पाया हूं, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, 2008 तक तो हमारे यहां कोई कोटा लागू ही नहीं हुआ था ओबीसी के लिए। मतलब इतने सालों तक ये खेल होते हैं। इसलिए जब हम ऐसे किसी मौके पे आते हैं, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम बीपी मंडल जी को याद कर लें, वीपी सिंह जी को याद कर लें। ऐसा मौका है मूल्यांकन करने का कि जो हम चाहते थे, जो सोच के हम चले थे, जिस आकांक्षा, जिस आशा के साथ ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ था, क्या वो पूरी हो पाई? और नहीं तो क्यों नहीं? इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और इसका मूल्यांकन करने का एक बहुत बड़ा औजार है जाति जनगणना, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। और आप सबको इस बात की भी बधाई कि आपने जातीय जनगणना पे आज की बात रखी, क्योंकि बहुत समय बाद जातीय जनगणना इस देश का मुद्दा बना है। अली अनवर भाई बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जाति जनगणना का सवाल पहली बार उठा हो, नहीं, आपने खुद पार्लियामेंट में उठाया 2008-9 में इस सवाल को, 2010 में फिर चर्चा हो गई थी, लेकिन जिस वक्त आपने उठाया कोई उसका सपोर्ट नहीं था। उससे पहले सन 1999 में जब 2001 की जनगणना की बात शुरू हुई, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी सरकार थी। उस वक्त सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने सिफारिश की थी कि जातीय जनगणना हो। उस वक्त रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस उन्नी साहब थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे। उन्होंने लिख के कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया। 2008-9 में आपने सवाल उठाया, किसी ने कान नहीं दिया, लेकिन 2010 में लोकसभा में 2 दिन तक लगातार इस सवाल पे चर्चा हुई, मई 2010 में। और मजे की बात यह है कि उस चर्चा में सभी पार्टियों ने कहा कि होनी चाहिए, बीजेपी ने भी कहा, सब रिकॉर्ड पे है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। एवरी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट accepted, endorsed the idea of caste census। चिट्ठी लिख के दी उन्होंने प्रधानमंत्री को। आप बीजेपी वालों के स्टेटमेंट पढ़िए, उस समय गोपीनाथ मुंडे जी बोले थे, सुषमा स्वराज जी बोली थी, दोनों इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बोले थे वो। आप देखिए क्या कहा था उन्होंने उस वक्त।
आज बीजेपी के लोग कहते हैं जातिगत जनगणना देश को बांटने का तरीका है। तो मैं पूछता हूं भैया, 2010 में आप देश को बांटने के लेक्चर दे रहे थे क्या? 2010 में बीजेपी देश को बांटने की चिट्ठी दे रही थी क्या? यही नहीं, 2018 में जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे इस देश के, तो उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया था कि 2021 की जब जनगणना होगी तब SC ST के अलावा OBC की जनगणना भी होगी। उन्होंने कास्ट सेंसस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि OBC की जनगणना होगी। यही नहीं, इस सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया OBC कमीशन, जिसको SC BC कमीशन बोला जाता है, उसने लिख के कहा है कि होनी चाहिए। संसद की SC ST कमेटी ने लिख के कहा है कि जनगणना होनी चाहिए। देश की कई राज्य सरकारों ने लिख के कहा है होनी चाहिए। और यही नहीं, जब बिहार में जातीय जनगणना का सर्वे करवाया गया तो बिहार की बीजेपी ने कहा कि इसका श्रेय हमें जाता है। अब देखिए, मतलब पाखंड की हद देखिए इस देश में। बिहार में आप कहते हैं कि मैंने करवाया, मुझे श्रेय दो, और देश में आप कहते हैं इससे देश टूट जाएगा, ऐसा काम कभी मत करना है, देश तोड़ने वाले लोग। किस तरह की बातें इस देश में हो रही। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है कि आपने जातीय जनगणना के सवाल पे ये बात रखी है यहाँ। मैं केवल जातीय जनगणना के पक्ष में भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि कई नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जाएं तो कुछ समझदारी भी लेके जाएं। जब मैं ऐसे किसी हॉल को देखता हूं तो मेरे मन में उम्मीद बनती है कि इस बातचीत, इस कन्वेंशन के बाद 100, 200, 500 लोग इस बात को आगे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार बताऊं, माफ कीजिएगा मास्टर रहा हूं, थोड़ी सी आदत खराब है उसकी, लेकिन सिर्फ भाषण में आपको जोश दे के ताली पिटवा के चला जाऊं वो मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूं 2-4 चीज ऐसी बोल के जाऊं जिसे आगे आप जाके लोगों को बता सकें। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कास्ट सेंसस एंड व्हाट इट इज नॉट। आमतौर पे सब लोग मानते हैं कि कास्ट सेंसस का मतलब है हेड काउंट होगा, मतलब हमें पता लग जाएगा किस जाति की पॉपुलेशन कितनी है, ये होगा। लेकिन कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा उपयोग ये नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। इसका अनुमान ऑलरेडी है, इस देश में किस जाति की क्या संख्या है। आप किसी भी राजनेता से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। उसको आप जोड़ के देख लीजिए और आपको उस राज्य की स्थिति पता लग जाएगी। तो कास्ट सेंसस का पहला काम है कि वो हेड काउंट देगी। इस देश में SC और ST का हेड काउंट है ऑलरेडी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ये जानें, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से इस पे बहस हो रही है। There already is SC ST caste census in this country. SC और ST में आने वाली हर जाति का अलग अलग डिस्क्रिप्शन सेंसस में लिखा जाता है। आप उसका पता कर सकते हैं, वो आंकड़े उपलब्ध हैं। अगर हम चाहें कि दिल्ली में कौन सी जाति, वाल्मीकि जाति की क्या स्थिति है, रविदासियों की क्या स्थिति है, किसी भी जाति की क्या स्थिति है, उनमें कितने बच्चे, कितनी संख्या है, क्या कुछ है, सब आंकड़े हमेशा उपलब्ध रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। सो व्हाट इज कास्ट सेंसस देन? पहली बार देश में तमाम जातियों की गिनती होगी, सिर्फ SC ST की नहीं, OBC की भी, लेकिन सिर्फ SC ST और OBC की नहीं, जो जनरल कहे जाते हैं उनकी भी जातिवार गिनती होगी।
सो पहला उद्देश्य है हेड काउंट। लेकिन जैसे मैंने कहा, हेड काउंट मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कितने हैं। जैसे अभी बिहार में जातिवार जनगणना हुई, बिहार के सब लोग मानते थे कि वहां की अपर कास्ट जो है वो 15-16% होगी। मुझसे अगर आप पूछते 6 महीना पहले, तो मैं भी शायद यही कहता कि बिहार का जातिवार जनगणना आने से पहले यदि आप मुझसे पूछते, अली अनवर भाई को ज़्यादा पता रहता है, पर अगर आप मुझसे पूछते कि बिहार के ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ मिला के कितने हैं, तो मैं कहता शायद 15-16% होंगे। लेकिन कितने निकले? 10.4%, चारों मिला। तो पहला काम है हेड काउंट, संख्या कितनी है, किसकी कितनी संख्या। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जातिवार जनगणना आपको हर जाति की सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल प्रोफाइल बताए। सो ये सिर्फ एक्सरे नहीं है, ये एमआरआई है, आपको बहुत डिटेल में बताएगा। यानी कि आपको, क्योंकि जब हम सेंसस में जब करते हैं तो कैसे करते हैं, सेंसस में क्या क्या चीजें गिनती की जाती है। सेंसस में पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, पूछते हैं हर व्यक्ति की शिक्षा कितनी है, कितने महिला कितने पुरुष, फिर पूछते हैं हर व्यक्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या खेत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि घर कच्चा है कि पक्का है, घर में पीने का पानी नलके से आता है या बाहर से लाना पड़ता है, घर में बिजली है कि नहीं है, चूल्हा जलता है कि गैस से काम लिया। ये सब बातें सेंसस में रिकॉर्ड होती हैं। यही नहीं, घर में 4 व्हीलर है कि नहीं है, 2 व्हीलर है कि नहीं है, ये सारी बातें। और आजकल ये भी पूछते हैं कंप्यूटर है कि नहीं है। मतलब एक बार आपने सेंसस में जाति की जनगणना शुरू कर दी, और ये सारी सूचना हमें SC/ST के बारे में उपलब्ध है ऑलरेडी। SC/ST की हर जाति के बारे में उपलब्ध है, हर राज्य के स्तर पे, हर जिले के स्तर पे, हर ब्लॉक के स्तर पे, हर गांव के स्तर पे ये सूचना उपलब्ध है। कास्ट सेंसस जो करेगा वो ये कि ये सूचना हमें पूरे देश के बारे में पता लग जाए। SC/ST के बारे में ऑलरेडी है, OBC के बारे में पता लग जाएगी, जनरल के बारे में भी पता लग जाएगा। अब कोई पूछेगा कि साहब इसका क्या फायदा? SC/ST OBC का तो ठीक है, इसको रिजर्वेशन दी जाती है, पिछड़े हैं, जनरल की गिनती करवाने का क्या फायदा? जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना, जिन्होंने लेना नहीं, उनका सेंसस करवाने का क्या फायदा? मैं बताना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण काम वही है। क्यों?